चलो देखो यार, जो अब ये ध्यान से देखना पहले, जो अरे देखो इधर, जो सर्किट बनाया था वो देखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के लिए जो हमने सर्किट लिया था, चलो अब हेडिंग डाल लेना ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। हेडिंग डाल लेना ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक लिया था हम लोगों ने, ये देखा था कि जब IB की वैल्यू 0 होती है, उस केस में मैंने बताया था कि जो VCE का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है किसके ऊपर, IC के ऊपर। ये VCE था और ये था हमारा IC। जब जैसे जैसे IB की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करते थे तो यहाँ से देखा था आपने कि ये जो वैल्यू है, जो IC है, वो थोड़ा VC के कारण चेंज भी हो रहा है। यही बनाया था मैंने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। जो अगर इनपुट सर्किट अगर हम लोग देखें, इनपुट सर्किट के अंदर अगर हम लोग ये KVL अगर अप्लाई करें तो क्या लिखेंगे हम लोग इनपुट सर्किट के अंदर? तो यहाँ से VBB माइनस ऑफ IB इंटू RB। IB का डायरेक्शन हमने ये वाला लिया था, IE का डायरेक्शन ये होगा, और IC जो होगा वो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां से लिखेंगे माइनस ऑफ IB इंटू RB माइनस, ये हमारा बेस और ये एमीटर है, तो माइनस ऑफ VBE इक्वल्स टू 0 के बराबर। अगर हम लोग एक केस VBB को हम लोग ये कंसिडर करें कि ये इनपुट वोल्टेज है, तो V इनपुट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, IB इंटू RB प्लस VBE के बराबर। इसको मान लो इक्वेशन 1। और अगर आउटपुट सर्किट में अगर हम लोग लिखे तो आउटपुट सर्किट जो आएगा वो VCC माइनस ऑफ ICRC माइनस VCE, और ये होगा इक्वल्स टू 0। जो VCE है वो हमारा कौन सा होता है, आउटपुट। VCE जो है वो हमारा V आउटपुट है, इक्वल्स टू VCC माइनस ऑफ IC इंटू RC। ये हमारा आउटपुट सर्किट का इक्वेशन होगा। ठीक है, आउटपुट सर्किट का। अब एक बार देखो, केस फर्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ से जो 3 मोड जो हम लोगों ने देखा था कि एक केस कौन सा, एक्टिव मोड, दूसरा सैचुरेशन, और तीसरा कौन सा हमने, कट ऑफ मोड, और एक चौथा भी देखा था इन्वर्टेड मोड में। तो ये 3 केस हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि केस फर्स्ट में अगर मान लो कि जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर लेस देन किससे हो, 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट के बीच हो। किसके लिए है ये, सिलिकॉन के लिए। बाकी जर्मेनियम के लिए होगा 0.3 वोल्ट से कम। तो उस केस में तो V इनपुट अगर 0.6 और 0.7 वोल्ट से अगर कम हो, ये केस बताया था मैंने कि ये कब फॉरवर्ड, ये कलेक्टर और बेस कैसे रिवर्स बायस्ड होता है। ये केस मैंने बताया था आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर कि कलेक्टर और बेस जो है वो कैसे रिवर्स बायस्ड है। ये तो क्लियर कर दिया था ना। तो देखो, जब V इनपुट लेस देन 0.6 और 7 वोल्ट हो
उस केस में अगर हम ट्रांजिस्टर के अक्रॉस देखें तो ये हम लोग ले लेते हैं कौन सा, एमीटर, ये बेस, और तीसरा ले लेते हैं कलेक्टर। एमीटर है, ये बेस है और कलेक्टर है, ये तीन टर्मिनल हम लोग ले रहे हैं। तो सोचो कि जब अगर इसके क्रॉस जो इनपुट वोल्टेज है वो अगर क्या हो, 0.6 से कम हो, लेस देन 0.6 हो, तो क्या इस वाले केस में हम लोग देखते हैं कि जब फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो जब 0.6 वोल्ट के आसपास हो तब जाकर के डिप्लेशन लेयर खत्म होता है, उससे पहले डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट रहेगा। और अगर डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट रहेगा तो ये हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर ले रहे हैं तो इस वाले पार्ट में कौन सा लेयर बन रहा होगा, नेगेटिव चार्ज का, और इस वाले पार्ट में पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनता है, पॉजिटिव इमोबाइल आयंस का लेयर यही बनता है। और इसकी जो वैल्यू है, इसके कारण मैंने बताया था कि एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होता है उस डिप्लीशन लेयर के कारण, और वो भी किस कारण से होता है कि जो नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल आयंस डेवलप होते हैं। तो क्या ये जो पार्ट होगा वो इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, यही होगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस डिप्लीशन लेयर के अक्रॉस क्रिएट होगा उसका नेगेटिव टर्मिनल कहाँ पे होगा, पी टाइप साइड, और पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा वो एन टाइप के साइड होगा। क्लियर ये चीज। तो अब सोचो कि अगर ये 0.6 या 0.7 वोल्ट है और हमने इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया है वो 0.6 या 7 वोल्ट से कम है, तो ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस डोमिनेट करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डोमिनेट करेगा। तो सोचो कि यहाँ जो बायसिंग होगी क्या वो इसके कारण होगी, यहाँ जो बायसिंग हो जाएगी, ये जो पी टाइप होगा वो नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा और एन टाइप किसकी तरह, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह। तो ये जो पार्ट है वो किसकी तरह काम करेगा, ये जो एमीटर बेस है क्या वो रिवर्स बायस्ड हो जाएगा, हाँ है ना। ये क्लियर हुआ यहाँ पे, जहां नहीं समझ आए पूछ लेना एक बार। मैं बोल रहा हूँ कि ये डिप्लीशन लेयर के कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जिसका नेगेटिव टर्मिनल होता है पी साइड में और पॉजिटिव टर्मिनल होता है एन साइड में। और जब ये वाला वोल्टेज अगर 0.6 या 0.7 से कम हो तो ये इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डोमिनेट कर रहा होगा, और इस तरह से हम बोलेंगे कि जो पी टाइप है वो नेगेटिव टर्मिनल है और एन टाइप जो है वो कैसा है, पॉजिटिव। तो ये एमीटर बेस जो होगा वो कैसा होगा, रिवर्स बायस्ड। और अगर मान लो इसकी वैल्यू हमने देखी थी, जो वीसीसी की वैल्यू है वो 2 से लेकर के 20 वोल्ट तक रखते हैं, वीसी की वैल्यू 2 से लेकर के 20 वोल्ट तक। तो ये मान लो किसी भी 4 वोल्ट 5 वोल्ट ऐसे है, तो क्या ये भी रिवर्स बायस्ड है अपना, हाँ है ना। ये एन टाइप जो है वो हायर पोटेंशियल पे और बेस वाला जो है वो कैसा, जो पी टाइप है वो लोअर पोटेंशियल पे। तो ये भी रिवर्स बायस्ड और ये भी रिवर्स बायस्ड। अगर ये दोनों ही रिवर्स बायस्ड हो गए तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, कट ऑफ मोड में। ये अगर ये रिवर्स है ये भी रिवर्स है तो दोनों किस केस में चले जाएंगे, कौन से मोड में, कट ऑफ मोड में। अब एक बात सोचो, क्या उस केस में आईबी की वैल्यू लगभग जीरो, क्योंकि ये अभी तो जो करंट का जो फ्लो होता है वो कब शुरू होता है, जब ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो गया। लेकिन इस वाले वोल्टेज पे मतलब 0.6 या 0.7 से कम पोटेंशियल डिफरेंस पे ये रिवर्स बायस्ड ही रहेगा, यानी डिप्लीशन लेयर प्रेजेंट रहेगा और उसके कारण से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी आईबी की वैल्यू किसके बराबर है, जीरो। आईबी जीरो, और कलेक्टर बेस भी कैसा है, वो भी रिवर्स बायस्ड है, तो क्या आईसी की वैल्यू भी जीरो। सिर्फ आईसी उस समय जो मिल रहा होगा वो किस कारण से मिल रहा होगा, तो जो इसके अक्रॉस जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो हो रहा होगा उसके कारण मिल रहा होगा। इसीलिए ये जो कर्व हमने आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो लिया है तो ये हमारा कौन सा है, आई बी इक्वल्स टू ऑलमोस्ट जीरो है, और उस केस में आईसी की जो वैल्यू है वो लगभग क्या है, जीरो के बराबर, काफी स्मॉल है। ये एक्चुअल में जैसा जितना ज्यादा अगर आइडियल डायोड होगा वो लगभग उसके लिए जीरो के उतने ही ज्यादा क्लोज होगा। तो ये जो पार्ट है वो हमारा कौन से रीजन को ऑपरेट कर शो कर रहा है, कट ऑफ रीजन को। ये जो पार्ट है वो किस रीजन को ऑपरेट कर रहा है, शो कर रहा है कट ऑफ रीजन को, क्योंकि यहाँ पे आई बी जीरो है और उस केस में केवल काफी स्मॉल करंट फ्लो हो रहा होगा जो कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होगा। और एक बात सोचो, अगर ये रिवर्स बायस्ड है उस केस में आप वोल्टेज बढ़ाते भी जाओगे तो उसका कोई भी फर्क करंट के ऊपर नहीं पड़ता है।
तो इसीलिए हम लोग जैसे जैसे VC अगर इंक्रीज भी कर रहे हैं तो कोई करंट में चेंज नहीं हो रहा है। क्या ये पार्ट क्लियर हुआ सभी को कि जब अगर V इनपुट जो रहे उस केस में 0.6 और 0.7 वोल्ट के बीच होगा तो IC की वैल्यू 0, दोनों के दोनों जो टर्मिनल होंगे वो कैसे होंगे, रिवर्स बायस्ड। अब एक बात देखो, IB ऑलमोस्ट 0 हो गया, तो IB 0 और उस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि IC जो होगा इस वाले केस में वो भी लगभग किसके बराबर, 0, सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण मिलेगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि V आउटपुट इक्वल्स टू किसके बराबर, VCC के बराबर। यानी इस RC के थ्रू कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। IC की वैल्यू 0, तो ऑलमोस्ट हम क्या बोल सकते हैं कि IC के थ्रू जो है कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। और कोई भी करंट का अगर फ्लो नहीं हो रहा है यानी हमारा ट्रांजिस्टर जो होगा वो कौन से मोड में कहा जाएगा कि वो स्विच ऑफ मोड में। जो ट्रांजिस्टर है वो कौन से मोड में कहलाएगा, स्विच ऑफ मोड में। तो जब अगर इनपुट वोल्टेज जो हो वो लेस देन 0.6 या 7 वोल्ट हो तो उस केस में ट्रांजिस्टर जो होता है वो कौन से मोड में होता है, कट ऑफ मोड में। और उस केस में कोई आउटपुट नहीं मिलने के कारण ये हम क्या बोलते हैं कि ये जो ट्रांजिस्टर है वो स्विच ऑफ मोड में है। क्या ये पूरा पार्ट क्लियर हुआ सभी को, पहले ये बताओ, क्लियर हुआ ये चीज? अब क्लियर हो गया और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। क्लियर है ये चीज कि कैसे हमारा जब 0.6 या 0.7 से अगर कम हो तो कैसे ये स्विच ऑफ की तरह काम करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद देखो, इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि यहां से अगर मान लो V इनपुट जो हो वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 0.6 वोल्ट हो जाए। केस 2 हम लोग देखते हैं, हो गया। देखो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो ये 0.6 वोल्ट से अगर हम लोग ज्यादा कर रहे हैं इसको, अगर जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज है वो केस 2 कि इनपुट वोल्टेज जो हो वो ग्रेटर देन 0.6 या 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो, तो इस केस में हमारा डिप्लीशन लेयर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर वैनिश होगा। तो ये जो पार्ट होगा वो कैसा होगा, जो पी टाइप होगा वो हायर पोटेंशियल पे और एन टाइप जो होगा वो किस पे, लोअर पोटेंशियल पे, एमीटर बेस के अंदर। तो ये कैसा बायस्ड होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। और अगर अभी भी अगर ये इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कि इससे ज्यादा हो जाए, यानी ये अभी भी 4 वोल्ट, जैसे मान लो ये 1 वोल्ट या 1.2 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ ऐसे अगर, और ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट कुछ ऐसा है, तो ये अभी भी कैसा बायस्ड होगा, रिवर्स बायस्ड। इस केस में जो ट्रांजिस्टर होगा वो हमारा कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, एक्टिव मोड में। ये बताया था मैंने कि अगर मान लो एमीटर बेस जो है वो फॉरवर्ड बायस हो और कलेक्टर बेस जो हो वो कैसा रिवर्स बायस हो तो कौन से मोड में ऑपरेट होगा, एक्टिव मोड में। तो इस केस में जब V इनपुट जो हो वो ग्रेटर देन 0.6 या 7 वोल्ट हो तो हमारा जो ट्रांजिस्टर होगा वो एक्टिव मोड में ऑपरेट होगा। और IB जो होगा उसकी वैल्यू भी कुछ फाइनाइट वैल्यू जो होगी वो फ्लो हो रही होगी। और IB अगर फाइनाइट है तो हमें एक IC भी मिलेगा और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही होगी। क्योंकि हमने देखा है ट्रांजिस्टर जब अगर मान लो एक्टिव मोड में रहता है तो उस केस में IC फ्लो होता है। यहाँ पे हमने बताया था कि जो इसमें माइक्रो एम्पियर के रेंज का एमीटर लगाते हैं और इस वाले में मिली एम्पियर का, तो IC की वैल्यू क्या होती है, कुछ ना कुछ मिलती है। और जैसे जैसे हम इनपुट वोल्टेज थोड़ा इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे IC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ से देखो पहले IC इतना फ्लो हो रहा था, उसके बाद जब IB की वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर के आसपास ली थी तो ये वाला ग्राफ था, उसके बाद 20 के केस में ये वाला, 30 के केस में कुछ ऐसा। तो जैसे जैसे IB इंक्रीज कर रहे थे वैसे वैसे IC भी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। तो सोचो अगर IC अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में जो आउटपुट जो होता है वो डिक्रीज होता जाएगा। आउटपुट जो VCC तो कांस्टेंट है, IC इंटू RC के केस में अगर IC इंक्रीज होगा तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और ये हमने देखा है कि ये लगभग लीनियर वेरिएशन शो करते हैं। यहाँ से आप कर्व से देख सकते हो कि जब IB जो अगर इंक्रीज होगा तो उस केस में IC जो है वो किस तरह से इंक्रीज होता है, लीनियरली इंक्रीज होता है। तो एक्टिव रीजन में जब हम ऑपरेट कर रहे होंगे तो आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो लीनियरली डिक्रीज हो रहा होगा। आउटपुट वोल्टेज यानी हम लोग इस पूरे के अक्रॉस देख रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज हमारा क्या होगा,
लीनियरली धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा। और जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन से मोड में ऑपरेट होगा, एक्टिव मोड में। चलो ये नोट करो एक बार, ट्रांजिस्टर जो होगा वो हमारा एक्टिव मोड में ऑपरेट होगा अगर 0.6 या 0.7 से ज्यादा है तो। लिख लिया सभी ने? चलो अब इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो हमने जो V इनपुट जो लिया वो काफी ज्यादा कर लिया हमने, ठीक है, V इनपुट अगर हम लोग ज्यादा कर लेते हैं, यानी V इनपुट अगर ग्रेटर देन किससे हो, 0.6 वोल्ट के आसपास से, उससे काफी ज्यादा हो, इतना ज्यादा हो जाए कि जो बेस का टर्मिनल, बेस का जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, जो कलेक्टर का पोटेंशियल है, यानी VB जो हो जाए वो ग्रेटर देन किससे हो जाए, VC। यानी अगर ये 6 वोल्ट तक कर लिया तो इसको 3 या 4 वोल्ट पे ही रख रहा है, तो उस केस में भी ये कैसा रहेगा, फॉरवर्ड बायस्ड, क्योंकि ये 6 वोल्ट है और ये कैसा है, 0 है, तो ये कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस्ड। और ये अगर मान लो 3 वोल्ट है, तो 3 वोल्ट है, सपोज ये इसको ले लिया 6 वोल्ट और इसको 4 वोल्ट ही रखते हैं, तो उस केस में ये वाला जो पार्ट होगा कलेक्टर बेस, वो भी कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। जब फॉरवर्ड बायस होगा तो उस केस में दोनों के दोनों जो होंगे फॉरवर्ड बायस अगर हो गए तो ये कौन से मोड में चला जाएगा ट्रांजिस्टर, सैचुरेशन मोड में। और सैचुरेशन मोड में होगा तो क्या आईवी की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, क्योंकि सीवी अगर फॉरवर्ड बायसिंग पोटेंशियल अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो ये आईबी की वैल्यू भी क्या होगी, काफी ज्यादा हो जाएगी। और आईसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा। एक मिनट है, हाँ सही है, आईसी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे पास इनपुट करंट अगर ज्यादा हो रहा हो तो आउटपुट करंट भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो अगर आईसी अगर काफी ज्यादा हो गया, आईसी क्या हो गया, अगर काफी ज्यादा हो गया, आईसी इक्वल्स टू वेरी लार्ज, आईसी इक्वल्स टू वेरी लार्ज अगर हो गया, तो क्या जो वी आउटपुट होगा वो किसके बराबर, जीरो। वी आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे जैसे आईसी बढ़ेगा वैसे वैसे वी आउटपुट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और वी आउटपुट अगर डिक्रीज हो गया तो उस केस में क्या होगा, आईसी अगर बहुत ज्यादा हो गया, यानी इस आरसी के थ्रू जो है क्या हमें बहुत ज्यादा करंट का फ्लो मिल रहा है, और बहुत ज्यादा करंट का फ्लो मिलेगा। और इस केस में जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, सैचुरेशन मोड में। और हम ये बोलेंगे कि जो ट्रांजिस्टर है वो किसकी तरह काम कर रहा है, एक जो स्विच जो है वो ऑन हो गया है। ये स्विच कैसे होगा, ऑन, क्योंकि काफी ज्यादा करंट का फ्लो हो रहा होगा। तो जब सैचुरेशन मोड में होगा तो ट्रांजिस्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, स्विच ऑन मोड में जाएगा। और जब कट ऑफ रीजन में होगा तो ट्रांजिस्टर सॉरी, ट्रांजिस्टर किस में जाएगा, स्विच ऑफ मोड में। ये हम लोग किसके थ्रू देख रहे हैं, यहाँ पे एक थोड़ा सा कंफ्यूजन ये आ जाता है कि इसमें सर आउटपुट 0 है, उसमें आउटपुट जो था वीसीसी के बराबर था, तो आउटपुट ज्यादा उसमें है तो ये स्विच ऑफ में कैसे हो गया, और यहाँ पे जब आउटपुट 0 है तो स्विच ऑन में कैसे चल, ये कंफ्यूजन हो सकता है। तो हमें जो आउटपुट जो हम लोग लेते हैं वो किसके क्रॉस लेते हैं, इन दोनों टर्मिनल के क्रॉस, वीसीसी और आरसी के क्रॉस, क्योंकि वीसीई हमारा कौन सा है, आउटपुट वोल्टेज है। तो सोचो जब अगर कोई करंट इसके थ्रू नहीं फ्लो हो रहा होगा तब जाके हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वीसीसी, यानी कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी स्विच हमारा कैसा है, ऑफ है। और अगर मान लो मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी के क्रॉस हो रहा होगा, और सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी के क्रॉस हो रहा है, तभी ये किसके बराबर होगा, वीसीसी के बराबर। और उस केस में हम बोलेंगे कि मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, यानी ट्रांजिस्टर किस मोड में है, स्विच ऑन मोड में। तो यही करना होता है कि जब भी अगर ट्रांजिस्टर को स्विच ऑफ करना होता है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाए, 0.6 या 0.7 से कम हो जाए। और अगर मान लो मैक्सिमम करंट फ्लो कराना है तो क्या करना पड़ेगा कि इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो काफी ज्यादा हो जाना चाहिए, 0.6 या 0.7 से। तो इसका काम क्या होगा कि जैसे मान लो कोई भी अगर हम लोग डिवाइस में कनेक्ट करते हैं तो ये इसका बिहेवियर हमें पता चल गया कि 0.6 से जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा ये कोई भी करंट इसके थ्रू फ्लो नहीं कराएगा। तो जैसे ही अगर उस पर्टिकुलर डिवाइस के क्रॉस वोल्टेज जो होगा, अगर ट्रांजिस्टर के क्रॉस अगर जैसे ही वोल्टेज इससे कम जाएगा तो कोई भी आउटपुट करंट इस आरसी से फ्लो नहीं कराएगा। और हमारा जो जो भी लोड रहेगा, जो भी अगर मान लो एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर है, तो जैसे ही वोल्टेज कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जैसे ही वोल्टेज उतना सफिशियंट मिलेगा तो वो उससे करंट का फ्लो होने लगता है। तो ये अपने आप एक ऑटोमेटिक स्विच की तरह काम करेगा। क्लियर हुआ ये चीज कि कैसे स्विच की तरह बिहेव कर रहा है। अब एक और चीज देखो कि जो हम लोग जो पोटेंशियल का जो आउटपुट का इनपुट के
के साथ अगर, एक मिनट, ये जो पार्ट था ना कि अगर करंट जो मैक्सिमम फ्लो हो रहा था, तो ये पार्ट हमारा ये वाला रीजन है, ये हमारा कौन सा है, सैचुरेशन रीजन है। ये जो पार्ट है वो सैचुरेशन रीजन है, और ये जो पार्ट है वो हमारा कौन सा रीजन में ऑपरेट हो रहा है, एक्टिव मोड में। तो अगर स्विच ऑफ की तरह बिहेव करेगा तो इस कट ऑफ मोड में, ऑन की तरह तो ये सैचुरेशन मोड में, और एक्टिव मोड में जो करता है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। ठीक है, चलो अब अगर हम लोग आउटपुट वोल्टेज का अगर कर्व बनाए इनपुट वोल्टेज के साथ, तो देखो आउटपुट का अगर इनपुट वोल्टेज के साथ अगर कर्व ड्रॉ करें, जैसे ये हमने ले लिया आउटपुट, वी आउटपुट, और ये हमने ले लिया वी इनपुट। तो पहले अगर जैसे मान लो जैसे जैसे हम लोग वी इनपुट जो था वो इंक्रीज कर रहे थे 0 से, तो उस केस में क्या आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट था, आउटपुट वोल्टेज क्या था, कांस्टेंट वीसीसी के बराबर था। अगर जब तक ये 0.6 से कम था, उस केस में जो आउटपुट आ रहा था वो क्या हो रहा था, 0.6 या 7 वोल्ट, सॉरी, जो वीसीसी के बराबर हो रहा था, और वो कैसा था, कांस्टेंट। लेकिन उसके बाद जैसे ये और इंक्रीज किया, तो वी आउटपुट जो है वो कैसे डिक्रीज हो रहा था, लीनियरली। और इसके बाद अगर हम लोग देखें तो वी आउटपुट जो है वो नॉन लीनियरली वैरी करता है, जीरो की तरफ टेंड करता है, लेकिन कभी भी जीरो नहीं होता है। तो ये जो पार्ट है वो किसके लिए है, कट ऑफ मोड में है, ये पार्ट एक्टिव मोड में है, और तीसरा जो पार्ट है वो किसके लिए है, सैचुरेशन रीजन। चलो नोट करो इसको, ये हमारा आउटपुट है, ये इनपुट जो दे रहे थे उसके हिसाब से आउटपुट का वेरिएशन। लिखो, व्हेन वी इनपुट इज लेस देन 0.6, या वह एक बात होता है, ये वैसे लिखाने की जरूरत है या फिर हो जाएगा, इसी से हो जाएगा ना, लिखवा दे, लिख लो एक दो लाइन। इफ वी इनपुट इज लेस देन 0.6 और 7 वोल्ट, इफ वी इनपुट is less than 0.6 or 7 volt, then collector base and emitter base, then collector base and emitter base both will be in reverse biased, both will be in reverse biased. So IC will be 0, so IC will be, लिख लो, IC will be only due to minority carriers, so IC will be only due to minority carriers, और इसका नाम होता है ICEO, इसको हम लोग बोलते हैं ICEO, कलेक्टर टू एमिटर करंट विथ ओपन बेस। ठीक है, इसको लिख लेना ICEO, इस जो माइनॉरिटी करंट जो फ्लो होता है उसको बोलते हैं ICEO, कलेक्टर एमिटर करंट विथ ओपन बेस, मतलब बेस जो है वो हमारा फॉरवर्ड रिवर्स बायस है, तो ओपन हो गया, उस केस में कलेक्टर एमिटर के थ्रू जो करंट का फ्लो होता है, लिखो since no current flow through RC, since no current flow through RC, so transistor will act as switch off, so transistor will act as switch off, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, when V input when V input is very greater than 0.6 volt, when V input is very greater than 0.6 volt, such that base end is, या हाँ, base end is at higher potential, base end is at higher potential than collector end, हाँ, base end is at higher potential than collector end, so both emitter base and collector base will be forward biased, so both base emitter and collector base will be forward biased, so both base emitter and collector base will be forward biased.
and IC will be very large. IC will be very large. Since maximum current flow through RC, since maximum current flow through RC, so transistor will be switch on. So transistor will be switch on. चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, और केस फर्स्ट लिख लेना, विदाउट एनी एसी सिग्नल, विदाउट एनी एसी सिग्नल. चलो अब यहां से हम लोग जो दो केस में ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के तौर पे देखेंगे. एम्पलीफायर का मतलब क्या होगा कि सिंपली कोई भी अगर हम सिग्नल दे रहा है तो उसको एम्पलीफाई करना, यही काम होता है इसका. देखो सर्किट हमारा यही रहेगा पहले. ये कोई जादू हो रहेगा भाई. चलो देखो, पहले केस एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, जैसे अगर मान लो अगर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जैसे कोई भी अगर म्यूजिक या कोई भी अगर वीडियो प्ले करते हैं, अगर मान लो उतना ऑडिबल नहीं है प्रॉपरली, तो हम क्या करते हैं, या तो उसको ईयरफोन से कनेक्ट करते हैं या फिर कोई लाउड स्पीकर से कनेक्ट करते हैं. तो बेसिकली वो क्या करते हैं कि उस जो भी हम सिग्नल दे रहे हैं उसको वो एम्पलीफाई कर लेते हैं. एम्पलीफाई करते हैं फिर, और प्रॉपर जो जितना हमें ऑडिबल होना चाहिए उतना ऑडिबल हो जाता है. तो ये जो सिग्नल जो हम लोग दे रहे हैं, ये ट्रांजिस्टर का हम लोग यही देखना है कि वो एम्पलीफाई कैसे करेगा. अब ये हो सकता है कि इनपुट वोल्टेज को एम्पलीफाई करे या फिर करंट को एम्पलीफाई करे. तो एक केस में हम कोई भी एसी सिग्नल हम इसको नहीं दे रहे हैं, यानी जो डीसी सप्लाई दे रहे थे वीवीबी, हम उसका देखेंगे कि वो कितना ज्यादा एम्पलीफाई होकर के मिल रहा है अपने को. ठीक है, बाद में बेसिकली इसका जो यूज है वो यही है कि कोई एसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने का. ठीक है, तो ये हमने एक डीसी सिग्नल दिया उसको, और हमें ये देखना है कि जो आउटपुट मिल रहा है वो कितना एम्पलीफाई होकर के मिल रहा है. तो इस केस में जो अगर हम लोग करंट की बात करें तो करंट गेन एक हम लोग डिफाइन करते हैं, यानी करंट गेन का मतलब वही करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को ही बोलते हैं कि करंट कितना एम्पलीफाई होकर के मिल रहा है. तो करंट गेन अगर बोलते हैं तो करंट गेन जो हम लोग डिफाइन करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसको बीटा एसी लिखते हैं. बीटा एसी इक्वल्स टू क्या होगा कि चेंज इन आउटपुट करंट, और आउटपुट करंट कौन सा है, आईसी, अपॉन चेंज इन किसके, आईबी के बराबर. तो आई डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी जो होगा वही हमारा क्या होता है, बीटा एसी होता है. इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सिग्नल करंट गेन. जो बीटा है उसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल सिग्नल करंट गेन. बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, चेंज इन आउटपुट करंट अपॉन चेंज इन इनपुट करंट, स्मॉल सिग्नल करंट गेन. अब एक बात देखो, अगर हम लोग एक बीटा डीसी भी डिफाइन करें तो बीटा डीसी इक्वल्स टू क्या होगा, तो बीटा डीसी होगा इक्वल्स टू आईसी अपॉन कितना, आईबी के बराबर. आईसी अपॉन क्या होगा, आईबी. और ये जो भी चीजें हम लोग डिफाइन करते हैं वो कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीसीई डिफाइन करते हैं कि वीसीई जो होना चाहिए वो हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट. क्योंकि हमने देखा था कि जब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ किया था हमने, तो जैसे जैसे वीसीई अगर चेंज हो रहा था तो वैसे वैसे कर्व जो हो रहा था वो भी क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था. तो जब भी अगर करंट गेन अगर हम लोग डिफाइन करेंगे तो किसी एक पर्टिकुलर कर्व के लिए डिफाइन करेंगे, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वीसीई को कांस्टेंट रख रहे हैं. जो बीटा एसी होता है वो लगभग बराबर होता है किसके, तो बीटा डीसी के. ये लगभग बराबर क्यों होता है, क्योंकि देखो जब ट्रांजिस्टर को हम लोग एम्पलीफायर के तौर पे यूज करते हैं तो वो हमारा उस समय एक्टिव मोड में ऑपरेट होता है. क्योंकि हमने हमारा अगर कट ऑफ और सैचुरेशन में देखे तो वो स्विच की तरह बिहेव करेगा. जो अगर एम्पलीफायर की तरह यूज करना है इसको, तो उस समय ये एक्टिव मोड में होना चाहिए, यानी एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस कैसा होना चाहिए, रिवर्स बायस्ड होना चाहिए. तो उस मोड में हमने जो देखा था इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन, तो इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन क्या था, लीनियर था, कि जैसे जैसे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज हो रहा था वैसे वैसे आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा था, लीनियरली डिक्रीज हो रहा था. तो सोचो आईबी और आईसी का जो वेरिएशन था वो लीनियर था, इसीलिए डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी जो होगा वो किसके बराबर होगा, आईसी अपॉन किसके, आईबी के बराबर. क्यों,
क्योंकि एक्टिव मोड में जो वेरिएशन होता है आईबी और आईसी का वो कैसा होता है, लीनियर। तो अगर लीनियर होता है तो ये कर्व और ये कर्व कैसा आएगा, लगभग सॉरी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या आएगी, लगभग सेम आएगी, ठीक है। दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं वोल्टेज गेन। दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम लोग डिनोट करते हैं एवी से। एवी इक्वल्स टू क्या होगा, वही आउटपुट वोल्टेज अपॉन कितना, इनपुट वोल्टेज के बराबर। अब आउटपुट और इनपुट वोल्टेज की बात करते हैं तो इनपुट सर्किट में हम लोग देखें तो क्या इक्वेशन आया था हमारा कि वी बी बी माइनस ऑफ आई बी आर बी और माइनस वी बी ई इक्वल्स टू किसके बराबर, 0। यहां से हमने क्या लिखा था कि डेल्टा ऑफ वी बी बी अगर लिखे, यानी बेसिकली हमारा डेल्टा ऑफ वी आई लिखे, तो वो किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा आई बी इंटू कितना, आर बी। ये जो डेल्टा वी बी ई है वो हम लोग लगभग कांस्टेंट ले लेते हैं। जो वी बी ई है, अगर एक बात देखो, जैसे अगर मान लो ये काफी स्मॉल वैल्यू से अगर आप चेंज भी करोगे तो इसके क्रॉस जो इनपुट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हमने देखा था कि करंट का जो वेरिएशन था वो कुछ इस तरीके का था, ऐसा वेरिएशन आया था। तो अगर आप वीबीई जो है या फिर अगर करंट अगर बहुत ज्यादा से चेंज भी कर रहे हो तो इसमें जो चेंज आएगा वो काफी स्मॉल होगा। तो इसीलिए हम लोग लगभग वीबीई को क्या ले रहे हैं, कांस्टेंट। और उस कारण से जो डेल्टा वीबीई की वैल्यू आएगी वो लगभग 0 के बराबर आएगी। यानी जो डेल्टा वी आई होगा वो किसके बराबर होगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा आई बी आर बी के बराबर। अब अगर इस वाले केस में देखें, जो सेकंड इक्वेशन से अगर हम लोग देखें तो सेकंड इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा वी आउटपुट इक्वल्स टू किसके बराबर, हम बात कर रहे हैं जब अगर मान लो हम वोल्टेज गेन की बात कर रहे होंगे तो उस समय हम इस वाले में थोड़ा चेंज करके हम आउटपुट में चेंज देख रहे होंगे। तो उस समय वीसीसी जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू रखेंगे उसको, ठीक है, ताकि हमें सिर्फ इसका इफेक्ट पता चल सके कि ट्रांजिस्टर कितना एम्पलीफाई कर रहा है। तो जो वीसीसी रहेगा वो भी कांस्टेंट, तो ये किसके बराबर होगा, तो डेल्टा ऑफ आईसी इंटू कितना, आरसी के बराबर। और हम लोग डेल्टा वीसीसी क्या ले रहे हैं यहाँ पे, तो 0 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर वोल्टेज गेन अगर हम लोग डिफाइन करें तो जो वोल्टेज गेन की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, तो डेल्टा वी नॉट, इसको डेल्टा वी नॉट अपॉन कितना लिखना, डेल्टा वी इनपुट। तो डेल्टा वी आउटपुट किसके बराबर है, माइनस ऑफ डेल्टा आई सी इंटू कितना, आर सी। और जो डेल्टा वी इनपुट है वो किसके बराबर, तो डेल्टा ऑफ, दोनों में माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा यहाँ पे, ये किसके बराबर, तो डेल्टा ऑफ आई बी और इंटू किसके बराबर, आर बी के बराबर। डेल्टा आई सी अपॉन आई बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ऑफ बीटा ए सी इंटू आर सी अपॉन कितना, आर बी के बराबर। यही हमारा क्या होगा, वोल्टेज गेन की वैल्यू होगी, ठीक है। जो बीटा की जो वैल्यू होती है वो काफी ग्रेटर, काफी ज्यादा होती है किससे, 1 से, ठीक है। चलो इसको नोट करो और नेक्स्ट हेडिंग डालो, किसको, इसको। यहाँ से वीसीसी में एक बात देखो, हमारा काम क्या है कि जो इनपुट वोल्टेज जो दे रहा है वो कितना एम्पलीफाई होकर के मिल रहा है। अगर हमने वीसीसी चेंज किया तो जो हमें जो चेंज मिलेगा तो वो इसका इफेक्ट भी पड़ेगा। तो हमें ये थोड़ी पता चलेगा कि यार इनपुट को कितना वो एम्पलीफाई कर पा रहा है। तो इसीलिए हम किसी कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीसीसी पे चेक करेंगे कि ये कितना एम्पलीफाई कर पा रहा है। तो इसीलिए डेल्टा वीसीसी जो होगा वो लगभग 0 के बराबर। तुम लोग बुकलेट तो मिल गई होगी ना यार, कुछ लोग सवाल भी तो पूछ ही रहे थे। इस बार सेमीकंडक्टर भी आएगा और थोड़ा ग्रेविटेशन भी आएगा आप लोगों को। हाँ 2 दिन में इतना करा देंगे कि सवाल हो जाए। हाँ तो एक टॉपिक कॉलिजन आने का मतलब क्या हो गया, तो उसमें पहले से पढ़ ही रखो ना। वो भी आ जाएगा, टेंशन मत लो। नहीं तो सर जैसे नॉनी सर ने क्या क्या अभी कराया है, मतलब अरे मतलब अच्छा उधर उनके वाले में से क्या सिलेबस आ रहा है, न्यूक्लियर और कोलिजन। अच्छा रोटेशन भी दे रहे हैं, नहीं रोटेशन इतना तो नहीं होगा, रोटेशन इतना नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास है या कोलिजन है, सेंटर ऑफ मास पूरा है फिर तब चलो ठीक है फिर, चलो ग्रेविटेशन अगली बार ही पूरा कर देंगे। चलो हो गया, लिख लिया सभी ने।
चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो केस टू डालना विथ एसी सिग्नल। जो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर जो हमने देखा था वो अभी विदाउट एसी सिग्नल देखा था, अब हम लोग देख रहे हैं विथ एसी सिग्नल। अब यहां से देखो भाई, इस केस में अब हम लोग जो एक्स्ट्रा जो एक कनेक्ट करते हैं, जैसे अभी तक कोई एसी सिग्नल हम इसमें कनेक्ट नहीं कर रहे थे। बेसिकली हमारा जो एम्पलीफिकेशन होना है वो किसके किसके किसका होना है, जो एसी सिग्नल है। अब यहां से देखो, ये हमने एक इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया, कोई भी एसी इनपुट वोल्टेज कनेक्ट किया। एसी इनपुट वोल्टेज जब कनेक्ट करोगे आप, तो अब जो है देखो, जो इनपुट वोल्टेज है, अगर ये हम लोग एक ऐसी इनपुट वोल्टेज ये अप्लाई कर रहे हैं, जैसे ही अप्लाई करेंगे यहां से, तो अब एक बार देखो, एक तो वीबीबी के कारण यहाँ पे आएगा, और दूसरा एक कौन सा, जो एसी सिग्नल का जो वेरिएशन होगा वो भी इसके साथ ये भी फ्लो हो रहा होगा। तो अब एक बार देखो कि जैसे ही हम इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो उस केस में हमें जो वेरिएशन मिलेगा आईबी और आईसी दोनों में, तो जैसे ही अगर हम यहाँ से इनपुट एसी सिग्नल अप्लाई करेंगे, तो अब जो हमें जो आईबी और आईसी दोनों में क्या मिलेगा, एसी वेरिएशन आने लगेगा। जैसे अगर मान लो केवल अगर अभी जो फ्लो हो रहा था करंट वो किसके कारण, वीबीबी के कारण, लेकिन अब ये जो इनपुट वोल्टेज आएगा वो भी क्या होगा, इसके साथ सुपर इम्पोज करेगा। अब ये जैसे ही सुपर इम्पोज करेगा, तो जो हमें वेरिएशन मिलेगा आईबी में वो क्या होगा, जो एसी वेरिएशन भी मिलेगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आईसी के भी अंदर क्या मिलेगा, एसी वेरिएशन। तो अब एक केस देखते हैं कि जब अगर इनपुट वोल्टेज अगर जीरो हो, जब इनपुट वोल्टेज अगर क्या हो, जीरो, अगर इनपुट वोल्टेज जीरो हो, उस केस में हमारे पास जो इनपुट वोल्टेज का जो वेरिएशन होगा वो यही वाला होगा। ठीक है, बाद में अगर देखेंगे कि जब V इनपुट अगर जीरो नहीं हो, व्हेन V इनपुट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। अब V इनपुट अगर जीरो नहीं हो, तो यहां से जो वेरिएशन मिलेगा वो कौन सा, तो VBB और प्लस जितना ये इंक्रीज हुआ रहेगा प्लस V इनपुट इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे, तो यहां से लिखेंगे कि V इनपुट इक्वल्स टू आई बी इंटू आर बी। यहां से देखो ये चीज आई बी इंटू आर बी जो हम लिख रहे हैं, और प्लस VBE, ये किसके कारण, तो जो हमारा जो डीसी सप्लाई है उसके कारण आई ये जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा इसके अक्रॉस, जो एसी जो एसी वेरिएशन आएगा उसके कारण भी इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा होगा। तो उसके कारण जैसे मान लो ये अगर 2 वोल्ट से बढ़ के 4 वोल्ट हुआ, फिर 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ, ऐसे बढ़ेगा, तो उस कारण से भी इसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आ रहा होगा। तो वो किसके बराबर होगा, तो प्लस डेल्टा ऑफ आई बी और इनटू कितना, तो जो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आर बी। और एक और चीज हमने डिफाइन कर रखा है कि इस ट्रांजिस्टर का जो इनपुट सर्किट है, जब वो एसी सिग्नल उसके थ्रू पास होता है तो एक इनपुट रेजिस्टेंस शो करता है, आर ए सी, जिसको हमने लिखा था, या डायनेमिक रेजिस्टेंस लिखा था इसको। तो ये किसके बराबर होगा, आर बी प्लस कितना, आर आई के बराबर। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, वी इनपुट। तो यहां से अगर हम लोग लिखें, तो V इनपुट इक्वल्स टू किसके बराबर लिखेंगे हम लोग, तो डेल्टा ऑफ आई बी इंटू आर बी प्लस किसके, आर बी प्लस आर आई के बराबर, यही आ रहा होगा। दूसरा अगर हम आउटपुट सर्किट के लिए देखें, ये इनपुट सर्किट का, इनपुट सर्किट में एक जो ये इक्वेशन लिखा है एक बार और देख लो। मैंने क्या किया, पहले जो डीसी सप्लाई है उसके कारण देख लिया पोटेंशियल ड्रॉप, तो आई बी इंटू आर बी प्लस वीबी के बराबर। जैसे ही अगर ये इनपुट एसी सिग्नल जो जाएगा उसके कारण जो अगर पोटेंशियल ड्रॉप आएगा, तो वो किसके बराबर, तो जितना उसमें चेंज आएगा, यानी डेल्टा आई बी का चेंज आया तो डेल्टा आई बी और इनटू इसका रेजिस्टेंस, और प्लस मैं किसका ले रहा हूं, तो जो इस डायोड का जो इनपुट रेजिस्टेंस है एसी सप्लाई के लिए, जिसको डायनेमिक रेजिस्टेंस कंसीडर कर रहे हैं, तो दोनों का रेजिस्टेंस डेल्टा आई बी इंटू आर बी प्लस आर आई। अगर हम आउटपुट वोल्टेज के लिए देखें, तो फिर से डेल्टा वी आउटपुट इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आई सी इंटू कितना, आर सी के बराबर। अब अगर हम लोग वोल्टेज सॉरी करंट गेन अगर डिफाइन करें, तो बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आई सी अपॉन इंटू आर सी अपॉन किसके, तो डेल्टा ऑफ
आई बी, डेल्टा ऑफ आई बी और इनटू आर बी प्लस किसके, आर आई के बराबर। यहाँ पे आर आई जो है वो लिख लेना आप लोग कि इनपुट रेजिस्टेंस है, या फिर ऐसे लिख लेना डायनेमिक रेजिस्टेंस है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो यहां से अगर देखें तो बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर आएगा, तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आई सी, और माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ आई सी को हम क्या लिख सकते हैं, ये डेल्टा, एक मिनट, ये कौन सा है, करंट गेन नहीं है, वोल्टेज गेन है भाई। करंट गेन तो हमारा वही रहेगा, हमने वोल्टेज गेन लिखना है ए वी, वोल्टेज गेन ए वी की बात कर रहे हैं। तो ये अब यहां से हम क्या लिखेंगे कि ए वी इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन आई बी को क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ बीटा इंटू आर सी अपॉन आर बी प्लस आर आई। अब एक बात देखो, कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा आपका कि अगर इनपुट रेजिस्टेंस या तो नहीं दिया हुआ रहेगा या फिर बताया जाएगा कि काफी स्मॉल है, तो ये नेग्लेक्ट करके चलना है। अदरवाइज अगर इनपुट रेजिस्टेंस उन्हें दे रखा है तो वोल्टेज गेन जो कैलकुलेट करेंगे उस समय आप आरसी और आरबी और आरआई तीनों को कंसिडर करोगे। इसके बाद एक और गेन, पावर गेन की बात करें अगर हम लोग, तो पावर गेन जो डिफाइन करेंगे, पावर गेन, पावर गेन एपी इक्वल्स टू क्या होगा, तो वोल्टेज गेन एवी और इनटू करंट गेन बीटा, और बीटा इक्वल्स टू यहां से क्या लिखेंगे, बीटा ही रहने देते हैं, और एवी की वैल्यू किसके बराबर, तो माइनस ऑफ, ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर आर सी अपॉन कितना, आर बी प्लस किसके, आर आई के बराबर। ये हो जाएगा हमारा कौन सा, पावर गेन। जो वोल्टेज गेन जो हमें मिला हुआ है, ये नेगेटिव साइन जो होता है ये शो करता है कि जो आउटपुट होता है, जो भी हमें आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, 180 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ मिलता है। जैसे अगर मान लो सपोज हमने इनपुट अगर कुछ ऐसा दिया इसको, तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो आउटपुट जो होगा, एक तो 180 डिग्री के फेज डिफरेंस के कारण साथ मिलेगा, और दूसरा थोड़ा सा शिफ्ट होकर के मिलेगा। यानी जहां पे ये जीरो होगा वहां पे ये जीरो की बजाय कुछ और से शुरू होगा। ये अगर इसका जीरो है तो ये कर्व जो पूरा का पूरा होगा वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट होगा। क्यों, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एसी सिग्नल अगर नहीं भी मिल रहा है तो क्या उस समय ये डीसी सप्लाई जो होगा वो भी एम्पलीफाई होकर के मिल रहा होगा। जो डीसी सप्लाई दे रहे हैं वो भी क्या होगा, कुछ ना कुछ पार्ट एम्पलीफाई होकर के मिलेगा। तो ये जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट किस कारण से होता है, कि जो डीसी एनर्जी है उसका कन्वर्जन होता है, इसीलिए हमारा पूरा का पूरा आउटपुट कर्व जो है वो थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एलसी ऑसिलेटर। करो यार, आज खत्म करना है इसको, 3 टॉपिक और बचा हुआ है बस। कितने क्लास लगे टोटल, 4 की 5, 5 लगे ना। नहीं भाई, ट्यूसडे को छुट्टी थी। हो गया। हाँ, डायनेमिक पिछले वाले में हम लोग कौन सा दे रहे थे, डीसी सप्लाई दे रहे थे। जो डायनेमिक होता है वो किस में होता है, एसी वाले में। हाँ, ये किसके कारण, हाँ ये डायोड का रेजिस्टेंस ही तो होता है। डायनेमिक या जो स्टैटिक होता है वो किसका रेजिस्टेंस है, डायोड का ही। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, एलसी ऑसिलेटर। चलो देखो अब यहाँ पे, अभी तक हम लोग जैसे एम्पलीफायर के केस में जब अगर हमें आउटपुट सिग्नल लेना था तो उस समय क्या करना पड़ रहा था, कॉन्टिन्यूसली आपको एक एसी सिग्नल इनपुट के तौर पे देना पड़ रहा था। यही हो रहा था, जब तक जिस समय तक हम लोग एसी इनपुट सिग्नल देंगे उस समय तक हमें आउटपुट मिलता रहेगा। लेकिन ये जो ऑसिलेटर है वो हमारे पास यही डिफरेंस हो जाता है इसमें कि हम बिना इनपुट एसी सिग्नल दिए ही हमें आउटपुट कॉन्टिन्यूसली मिलता रहता है। यानी अब हमें ये जो ऑसिलेटर है उस केस में कोई इनपुट से एसी सिग्नल देने की जरूरत नहीं है। यहाँ से भी आप लोग अगर डायग्राम से सर्किट में देखो, कोई हम लोगों ने एसी इनपुट सिग्नल इनको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें कॉन्टिन्यूसली जो होगा वो आउटपुट सिग्नल मिलता जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं कि जो एक ट्रांजिस्टर का जो एम्पलीफायर लेंगे उसका आउटपुट का कुछ पार्ट जो है, जैसे ये इनपुट दिया हमने और ये ट्रांजिस्टर का आउटपुट है, तो इसका कुछ पार्ट हम लोग इनपुट के तौर से आउटपुट में से उठा करके इनपुट में देना शुरू कर देंगे। जैसे ये ले लिया हमने, ये जो आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पे एक सर्किट है और ये फिर से किसको प्रोवाइड कर दे रहा है, इनपुट को।
यानी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेसिकली, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फीडबैक। इसको बोलते हैं फीडबैक नेटवर्क या फीडबैक सर्किट। देखो जैसे ही यहाँ से एक हमने एम्पलीफायर लिया, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर ही लेते हैं, और इसका जो आउटपुट आ रहा है उसका कुछ पार्ट उठा करके हम किस में दे रहे हैं, इनपुट में, जिस कारण से कॉन्टिन्यूसली इस एम्पलीफायर को क्या मिलता जाएगा, इनपुट मिलता जाएगा, और ये हमेशा आउटपुट हमें प्रोवाइड करता रहेगा। जैसे ही आउटपुट मिलेगा उसमें से कुछ पार्ट उठा करके हम फिर से क्या करेंगे, इनपुट में देंगे, और फिर कॉन्टिन्यूसली हमें यहाँ से आउटपुट मिलता रहेगा। जो हम ये जो इनपुट जो प्रोवाइड करेंगे वो हमेशा इस फेज में होना चाहिए, इस फेज में होना चाहिए, यानी जो भी जैसे आउटपुट इसका क्या मिल रहा था हमें 180 डिग्री के फेज के साथ, फेज डिफरेंस के साथ मिल रहा था, तो यहाँ पे जो हमें जो सुपर इम्पोज करना है वो इस इनपुट के फेज में होना चाहिए, ठीक है। और इसी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, फीडबैक, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या देना, कि जो आप इनपुट दे रहे हो वो ओरिजिनल इनपुट सिग्नल के फेज में है, वही अगर अगर आउट ऑफ फेज हो तो कैसा रहेगा, नेगेटिव फीडबैक। इस फीडबैक के तौर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ऑब्टेन कर सकते हैं, या एक आरसी सर्किट हो जाएगा, या फिर कोई एलसी सर्किट, इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कि सिंपल एक एलसी सर्किट ले लो, या म्यूचुअल इंडक्शन का यूज करके कर लो, या फिर एक आरसी सर्किट ले लो। यहाँ जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन वाला केस यूज करने वाले हैं। ऐसे बहुत सारे ऑसिलेटर हैं, हमें बस यही वाला एक पढ़ना है। तो ये जो जो इंडक्टर लेना है, एक T2 और दूसरा T1, एक T2 और दूसरा कौन सा, T1, ये दो इंडक्टर को हम लोग सेम कोर पे इनकी वाइंडिंग करते हैं, ठीक है, सेम कोर पे वाइंडिंग कर दिया, और ये कैपेसिटर हम लोग यहाँ कनेक्ट करते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट मिल रहा होता है। हमारा बेसिक क्या है, कि जैसे ही कुछ आउटपुट मिले उसका कुछ पार्ट जो है वो किसको प्रोवाइड करना है, अपने को, इनपुट वाले को, ठीक है। अब देखो हमने जैसे ही स्विच को ऑन किया हमने, तो स्विच को जैसे ही ऑन करोगे तो ये जो करंट है वो बढ़ना शुरू होगा, रहेगा डीसी ही, लेकिन एकदम से पीक वैल्यू ऑब्टेन नहीं होगी क्योंकि इंडक्टर लगा हुआ है। तो देखो अगर आईसी का वेरिएशन देखे, जो हमारा आउटपुट है वो आईसी जो होगा वो कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा होगा, ठीक है भाई। आईसी का वेरिएशन क्या होगा, धीरे धीरे जो होगा एक्स से लेकर के वाई तक पहुंचेगा, एक्स से लेकर के कहां तक, वाई तक। जो आउटपुट इसके थ्रू करंट बढ़ना शुरू होगा, ये हमारा कौन सा हो गया, आईसी, ठीक है। तो आईसी जो होगा वो धीरे धीरे जब बढ़ेगा एक्स से लेकर के वाई तक, एक पर्टिकुलर पीक वैल्यू तक पहुंच गया, पीक वैल्यू तक पहुंचेगा। तो जब ये एक्स से लेकर के वाई तक पहुंच रहा होगा तो इससे करंट वेरी कर रहा होगा, और करंट अगर वेरी कर रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण क्या इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्योंकि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और उस कारण से इस सर्किट में भी करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी धीरे धीरे जो आईई होगा वो भी स्लोली क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये हमारा कौन सा है, आईई का वेरिएशन। चलो देखो, जो इंडक्टर के थ्रू करंट धीरे धीरे जब एक्स से लेकर के वाई तक बढ़ रहा होगा, उस समय इसमें म्यूचुअल इंडक्शन के कारण करंट का फ्लो होगा, और ये जो आई है उसमें भी एक वेरिएशन आएगा, एक्स डैश से लेकर के कहां तक, वाई डैश तक, यहां तक बढ़ा। जब ये पीक वैल्यू तक जैसे ही पहुंचेगा उस समय आईसी जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। आईसी किस क्या होगा, मैक्सिमम। और आईसी जब मैक्सिमम होगा तो उस केस में ये कौन से मोड में ऑपरेट हो रहा होगा, सैचुरेशन मोड में। कौन से मोड में, सैचुरेशन मोड में ऑपरेट होगा। लेकिन जैसे ही आईसी इससे कांस्टेंट होगा उस केस में अब इसके थ्रू कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं आ रहा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज अगर नहीं आएगा तो ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, और फिर उस कारण से आईई जो होगा वो भी क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा, और आईसी भी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू होगा। आईसी भी क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होना होगा, कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे ही मैक्सिमम करंट होगा ये डिस्चार्ज होना शुरू होगा। तो आईसी की वैल्यू भी एक वाई से लेके कहां तक पहुंचता है, जेड तक, वाई से लेके कहां तक, जेड तक। और उस कारण से ये जो रहेगा, ये आई की वैल्यू वो भी क्या होगी, कम होती जाएगी, और कहां से कहां तक, वाई डैश से जेड डैश तक पहुंचेगा। कम क्यों होगा, क्योंकि जैसे ये डिक्रीज होना शुरू होगा तो ये अपोजिट चेंज, अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, और उस कारण से आई की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। अब एक बार देखो, जैसे ये वाई डैश से जेड डैश तक पहुंचेगा, जो आईसी और आईसी दोनों की वैल्यू क्या होगी, लगभग जीरो के बराबर। और उस केस में जो ट्रांजिस्टर होगा वो कौन से मोड में चला जाएगा,
कट ऑफ मोड में। एक और बात देखो, ये जो ऑसिलेटर का काम क्या था कि आउटपुट का कुछ पार्ट लेकर के इनपुट के तौर पे देना, तो ये आउटपुट जो इससे फ्लो हो रहा था उसका कुछ पार्ट जो था वही क्या इनपुट में आ रहा था, आउटपुट का कुछ पार्ट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था T1 के क्रॉस, वही बेसिकली है क्या, जो फीडबैक पार्ट यही है कि हमारा जो इससे आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है उसमें से कुछ पार्ट लेकर के और किसको दे रहा है, ये इनपुट को दे रहा है। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण हमें कॉन्टिन्यूअसली क्या हो रहा है कि ये इनपुट हमें मिलता जाएगा और उस कारण से कॉरेस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट क्या होता जाएगा, मिलता जाएगा। ये हमें पहले x डैश से y डैश जाएगा, फिर y डैश से z डैश। जैसे ही z डैश तक पहुंचा, IC और I लगभग दोनों जीरो, क्या फिर से इनिशियल स्टेट पे पहुंच गए। जैसे ही इनिशियल स्टेट पे पहुंचेंगे फिर से ये करंट ये भी इंक्रीज होना शुरू होगा और ये भी इंक्रीज होना शुरू होगा। तो हमें एक आउटपुट एसी सिग्नल मिल भी रहा है और वो भी बिना कोई इनपुट एसी सिग्नल दिए बगैर, ठीक है। तो यही बेसिकली क्या है, ऑसिलेटर। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होता है, मतलब यहाँ पे सैचुरेशन से कट ऑफ और कट ऑफ से सैचुरेशन मोड में जाने की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ किसके, LC के बराबर। इस LC सर्किट को हम लोग बोलते हैं टैंक सर्किट, ठीक है। और टैंक सर्किट बोलते हैं, और ये टैंक सर्किट हमने कहाँ पे कनेक्ट किया है, कलेक्टर वाले पार्ट में। तो इसीलिए ये जो ऑसिलेटर होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर भी बोलते हैं। जो LC ऑसिलेटर है उसको हम बेसिकली ये भी बोल सकते हैं कि ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर। यही अगर बेस साइड कनेक्ट होता तो इसको हम बोलते हैं ट्यून्ड बेस ऑसिलेटर, अगर एमीटर साइड होता तो ट्यून्ड एमीटर ऑसिलेटर, ठीक है। चलो ये पहले पूरा नोट कर लो, उसके बाद लिखा देंगे इसको। चलो लिखो अब। in transistor amplifier we get output AC signal. In transistor amplifier we get output AC signal till we provide input AC signal, till we provide input AC signal. But in oscillator we will get output AC signal, we will get output AC signal without any input AC signal, without any input AC signal. Next point लिखो, in an oscillator the output of amplifier, yes, some part of output of amplifier, some part of output of amplifier is given as the input of amplifier, is given as the input of amplifier which will be in phase of original signal, which will be in phase of original signal. This process is called feedback. This process is called feedback. And it can be obtained, using mutual induction, and RC circuit. Some part of output of amplifier is, क्या लिखा था, some part of output is given to input of the amplifier which will be in phase of the original signal. This can be obtained using mutual induction, an RC circuit or an LC circuit, an RC circuit or an LC circuit.
बाकी अब ये सारा प्रोसेस की पहले करंट इसमें जैसे स्विच ऑन करेंगे, करंट इसमें धीरे धीरे इंक्रीज होगा, इसमें इंडक्शन होगा, ये सब लिखाने की जरूरत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट लिखो लॉजिक गेट्स। फॉर्मूला ये याद रखना है, सवाल अगर आएगा तो इसी से आएगा, बस लिखो। नेक्स्ट हेडिंग लिखो लॉजिक गेट्स। चलो देखो इधर, जैसे अभी तक जो सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते, इधर देखो जो सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते थे वो कैसा होता था, एसी सिग्नल, सॉरी या एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या होगा कि ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जैसे मान लो हो सकता है कि साइनोसोडल हो या फिर किसी भी तरह का वेरिएशन हो, बस कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, सॉरी कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। तो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग कैसा सिग्नल बोलते हैं, एनालॉग सिग्नल। और जो अब हमें जो डील करना है वो कैसे सिग्नल के साथ डील करना है, तो डिजिटल सिग्नल के साथ। डिजिटल सिग्नल बेसिकली क्या रहेगा कि कुछ डिस्क्रीट वैल्यूज पॉसिबल है, जैसे हो सकता है कि ये 5 वोल्ट हो, फिर 0 वोल्ट हो, फिर उसके बाद 5 वोल्ट हो, कुछ इस तरीके की डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल होगी। या ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो इधर 3 वोल्ट हो, इधर -2 वोल्ट हो, फिर से उसके बाद 3 वोल्ट हो। तो अब एक बात देखो, ये डिस्क्रीट वैल्यू पॉसिबल है, तो इन ये जो ऐसा जो इनपुट देते हैं, इन सबको हम क्या करते हैं कि किसी एक स्टेट को हायर स्टेट मान लेते हैं और दूसरे को लोअर स्टेट। जैसे मान लो ये 5 वोल्ट है, इसको हमने हायर स्टेट ले लिया, और जो ये 0 वोल्ट है उसको क्या ले लिया, लोअर स्टेट। ये ऐसा ले लिया हमने, तो इसी को बोलते हैं कि हाई स्टेट बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, लो स्टेट। जिसको हाई स्टेट को हम 1 से डिनोट करते हैं और लो स्टेट को 0 से। तो ये 0 और 1 का ऐसा नहीं होगा कि मतलब होगा कि 0 और 1 वोल्ट ही हम लोग अप्लाई करें, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है। अब ये 1 जो अगर आप इनपुट देते हो तो हो सकता है वो 10 वोल्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहा हो सकता है तो 20 वोल्ट को भी कर रहा हो। 0 होगा तो वो जस्ट इससे लोअर होगा, अब लोअर की वैल्यू जो भी हो सकती है, मान लो 2 वोल्ट, -2, 3, 6 जो भी कर सकते हैं। तो इसके बिहाफ पे हम लोगों ने कुछ सर्किट जो डिजाइन करते हैं, जो कि इस लॉजिकल जो रीजनिंग होता है, या जैसे एक तरीके से कुछ उनका जो भी इनपुट देते हैं उनकी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा हमें आउटपुट मिलेगा। और इसी को हमने क्या नाम दिया है, लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो ये पहला गेट जो होता है वो कौन सा होता है, नॉट गेट। नॉट गेट, बस इसमें आपको करना यही है, ट्रूथ टेबल आपको याद रखना है। यहाँ से पहला जो होगा नॉट गेट, एक इनपुट देते हैं और दूसरा एक आउटपुट मिलता है आपको। y इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, a बार। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल फॉर्म करें तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबल है, a y। अब इनपुट के तौर पे हम या तो 0 दे सकते हैं या फिर 1, तो ये जस्ट इसका इनवर्स देता है, यानी 1 और 0। यानी अगर आप इसको हायर स्टेट वाली वैल्यू दोगे तो ये कौन सा, लोअर देगा, और लोअर स्टेट वाली दोगे तो हायर स्टेट का। दूसरा होता है एंड गेट। एंड गेट के केस में देखें तो इसका जो सिंबल होगा वो ये होता है, दो इनपुट देते हैं, एक ए और दूसरा बी, और यहां से एक देते हम लोग, आउटपुट मिलता है। इसका जो ट्रूथ टेबल होता है, तो ये जो एक्सप्रेशन होगा वो y इक्वल्स टू ए इंटू बी। जो ट्रूथ टेबल हमने ले लिया कि मान लो एक इनपुट ए बी और दूसरा आउटपुट y। अब इसमें क्या क्या दे सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। ए इंटू बी करोगे तो ये सब 0 आएगा और ये कितना, 1। तीसरा होता है और गेट। और गेट के केस में देखें तो ये जो सिंबल आएगा कुछ इस तरीके का रहता है, और इसका जो ऑपरेशन रहता है y इक्वल्स टू ए प्लस बी। y इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये साथ में लिखते जाना बस आप लोग। चलो y इक्वल्स टू ए प्लस बी है, ये a हो गया, ये b और ये y। यहाँ पे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। a प्लस बी करोगे तो 0 प्लस 0 0, ये 1 1 और ये सॉरी ये देता है 1। यानी आप किसी भी एक अगर इनपुट के तौर पे अगर हायर स्टेट दे रहे हो तो जो हमें आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, हाई स्टेट में मिलेगा। चौथा होता है नाइंड गेट। ये a हो गया, ये b और ये y, और इसका जो ऑपरेशन रहेगा y इक्वल्स टू ए
डॉट बी के ऊपर बार रहता है, ए डॉट बी के ऊपर बार। अब एक चीज याद रखो कि ये जो डिमॉर्गन्स लॉ होता है उसमें ये बताया जाता है ए डॉट बी जो रहेगा, जैसे अगर इसके ऊपर बार होता है तो आप जब आप इनको सेपरेट करोगे तो ये अगर डॉट है तो वो प्लस में कन्वर्ट होगा और प्लस है तो वो डॉट में। थोड़ा बहुत इसका कुछ क्वेश्चंस में यूज आ जाएगा तो आप ऐसे ध्यान रखना इसको, ठीक है। ए डॉट बी के ऊपर जो बार होगा वो ए बार प्लस किसके, बी बार के होगा। यानी इन दोनों से अगर आप करके देखोगे तो आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा, ठीक है। ये नोट कर लिया सभी ने। चलो देखो अब यहाँ से देखें, ये जो नैंड गेट है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंड गेट और उसके साथ एक नॉट गेट अगर आप लगाओ तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। यानी एक तरह से इसको नॉट एंड गेट भी बोल सकते हैं। ये ए हो गया, ये बी, ये वाई, 0 0 0 1। अब यहां से देखो अगर इसका आउटपुट दोनों से हम लोग अगर करके देखें तो 0 इंटू 0 कितना, 0 और उसका बार करोगे तो क्या आएगा 1। यहां से भी करके देखोगे तो 0 का बार 1 और इसका भी बार कितना होगा 1, और 1 प्लस 1 किसके, 1 के। तो दोनों में से कोई भी ऑपरेशन का यूज करके आप लोग यू कैलकुलेट कर सकते हो। 0 इंटू 1 0, ये भी कितना आएगा 1। और एक लास्ट होता है फिफ्थ जो होता है नॉर गेट। नॉर गेट का सिंबल ये कुछ इस तरीके का होगा कि इसके ऊपर बबल लगा दो। यहां से देखो y इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, a प्लस बी के ऊपर बार, और ये जो आएगा a बार डॉट किसके, b बार के, ठीक है। यहां से अगर नॉर गेट का अगर ट्रूथ टेबल लिखो, a b y, मतलब इसमें भी डाउट आ रहा है क्या भाई किसी को? यहाँ देखो 0 0 0 1, ये कितना हो जाएगा 0 प्लस 0 0 और उसका बार 1, 0 प्लस 1 1 उसका बार 0, 1 प्लस 0 0 और उसका बार 1। ठीक है ना, 1 प्लस 1 1 होगा उसका बार 0। अब एक बार देखो इधर, अगर मान लो जितना भी अगर जैसे इस तरीके का अगर ऑपरेशन आए कि a प्लस बी बार कुछ इस तरीके का रहा, ठीक है, इस तरीके का भी अगर एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है तो इसको भी जब आप सॉल्व करोगे तो किस तरीके से आएगा, तो a के ऊपर बार डॉट b के ऊपर डबल बार और जो किसके बराबर होगा b के, तो ये बेसिकली क्या आएगा a बार डॉट किसके, b के। तो जैसे ही अगर ये बार अगर आप हटाओगे तो उसके अंदर क्या होते जाएगा, प्लस हमेशा डॉट में कन्वर्ट होगा, डॉट हमेशा प्लस में। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सोलर सेल। हाँ ये वाला, ये जो बार के ऊपर बार जैसे अगर आप हटाओगे तो ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लस किस में, डॉट में। ए के ऊपर बार डॉट बी के ऊपर डबल बार है तो ये किसके बराबर, बी ही आएगा। अब देखो जो तीन जो डायोड बचा हुआ है ना वो मैं यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसका नोट्स मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। लिखाने में जबरदस्ती 15 से 20 मिनट बर्बाद होगा, तो बोलो तो आज ही बर्बाद कर देंगे, कल नहीं। कल ग्रेविटेशन 2 दिन में वो भी खत्म कर देंगे। चलो हो गया। चलो देखो इधर बस फटाफट देखते जाओ, बस समझना है इसमें कुछ ज्यादा नहीं। ये अभी तक जो हम लोग जो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस करते थे वो कैसे प्रोड्यूस करते थे कि एक्सटर्नल बायसिंग वगैरह करते थे, कि एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते थे, उसके हिसाब से हम उनको फॉरवर्ड या रिवर्स बायसिंग करते थे, फिर उनका ऑपरेशन देखा हमने। अब जो हम लोग जो डायोड पढ़ने वाले हैं वो सारे डायोड के केस में जो चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होगा वो फोटॉन्स का यूज करके होगा, यानी लाइट का यूज करके हम लोग प्रोड्यूस करेंगे। पहला जो है सबसे पहले वो है फोटो डायोड। फर्स्ट जो है वो है फोटो डायोड। फोटो डायोड हम लोग यूज करते हैं रिवर्स बायसिंग के केस में। रिवर्स बायस्ड होना चाहिए, तो इससे पहले ये अगर मान लो हमने ये लिया पी टाइप और ये लिया एन टाइप, यहाँ पे ये कैसा होगा नेगेटिव इमोबाइल आयन और यहाँ पे होगा पॉजिटिव इमोबाइल आयन, ठीक है भाई। ये रिवर्स बायस्ड करते हैं और इसके साथ साथ ये जो पार्ट होता है जो डिप्लीशन लेयर के आसपास का रीजन होता है वो ट्रांसपेरेंट ग्लास वगैरह से कवर कर देते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास होगा। और इस केस में जैसे ही लाइट रे यहाँ पे फॉल होगी
और सपोज अगर लाइट की जो एनर्जी है वो Eg की वैल्यू ग्रेटर देन, एक मिनट, जो एनर्जी ऑफ लाइट जो है वो अगर ग्रेटर देन है इनके बीच के बैंड गैप से, अगर इनके बीच के बैंड गैप से ज्यादा है तो ये क्या होगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन होल पेयर एमिट होंगे, जनरेट होगा इलेक्ट्रॉन होल पेयर, जैसे ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा। तो अगर ये लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे तो इसके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो इधर की तरफ कलेक्ट होंगे और होल्स जो होंगे वो इधर की तरफ कलेक्ट होंगे, जिस कारण से ये क्या होगा कि ये नेगेटिव टर्मिनल होगा और ये किसकी तरह, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा। और इस केस में जैसे ही अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्ट करोगे तो इसके थ्रू क्या फ्लो होना शुरू हो जाएगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यही क्या है हमारा फोटो डायोड, कि जो अब हमारा जो चार्ज कैरियर जो प्रोड्यूस हो रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट हो रहा है वो किस कारण से प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट का यूज करके हम लोग कर रहे हैं। दूसरा है हमारा कौन सा है, एलईडी। एलईडी के केस में जो होना चाहिए डोपिंग वो काफी हाई होनी चाहिए, और ये जो यूज करते हैं वो हम लोग करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग के केस में। फॉरवर्ड बायसिंग के केस में क्या होगा कि ये पूरा का पूरा जो डायोड रहेगा, जैसे ये पी टाइप ले लिया, ये एन टाइप, इसके ऊपर फिर से ये क्या होगा, लाइट रे हम लोग इंसिडेंट करेंगे। एक मिनट, लाइट रे इंसिडेंट नहीं, हम लोग फॉरवर्ड बायसिंग में यूज करते हैं इसको। फॉरवर्ड बायसिंग में जैसे ही अगर आप यूज करोगे तो यहां से क्या होगा कि ये जो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में ये जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, और जंक्शन पे रिकॉम्बिनेशन के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएंगे और होल्स इधर की तरफ, और जैसे ही ये रिकम्बाइन करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि एनर्जी जनरेट होती है। जैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर जो रिकम्बाइन करेंगे तो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और वही लाइट एनर्जी जो रहता है वो किसके फॉर्म में आता है, सॉरी, जो एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो किसके फॉर्म में आता है, लाइट के फॉर्म में। ये अलग अलग कलर जो कौन से अवेलेबल है, ये रेड का प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरा येलो, उसके बाद ऑरेंज, ग्रीन और ब्लू, ये 5 कलर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ये किस में, हाईली डोप्ड वाले में होना चाहिए। और तीसरा जो है एक सोलर सेल, मैं बैक करके जाऊंगा, करते रहना। इधर देखो, सोलर सेल में हम लोग जो करते हैं, यहाँ देखो, सोलर सेल वाले केस में क्या होता है कि एक 300 माइक्रोमीटर के थिकनेस का, पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो 300 माइक्रोमीटर का जो रहता है वो पी टाइप का सेमीकंडक्टर के साथ एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर इसके ऊपर हम लोग फैब्रिकेट कर दिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखो कि नीचे वाला जो लेयर होता है जो पी टाइप होता है वो पी टाइप रहेगा, उसके नीचे एक मेटल का लेयर भी हम लोग रखते हैं। वो मेटल का जो लेयर होता है ये हमारे लिए एक जैसे टर्मिनल की तरह बिहेव करेगा, कि एक टर्मिनल नीचे वाला होगा, और जो ये एन टाइप होता है इसके ऊपर ये जो मेटालिक टाइप का एक जो फ्रिंज टाइप का जो रहता है, इस तरीके का स्ट्रिप टाइप का रहेगा, वो स्ट्रिप भी इसके ऊपर हम लोग रखते हैं। और ये जो स्ट्रिप है वो एक दूसरे टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। नीचे जो हम लोग मेटल का जो कांटेक्ट लगाते हैं वो एक टर्मिनल हो गया, और यहाँ पे जो रहता है वो दूसरे टर्मिनल की तरह बिहेव करता है। इस केस में भी जैसे ही लाइट रे फॉल होती है तो जैसा फोटो डायोड में हो रहा था कि जंक्शन के क्रॉस जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है वही इलेक्ट्रॉन्स एन साइड जाते हैं, होल्स पी साइड जाते हैं, और फिर जाकर के क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। तो यही काम यहाँ पे भी होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम कोई एक्सटर्नल बायसिंग वोल्टेज नहीं अप्लाई करते, जैसे उसको रिवर्स बायसिंग में करते हैं हम लोग। रिवर्स बायसिंग के लिए एक प्रॉपर वोल्टेज भी अप्लाई करना रहता है, लेकिन इस केस में रिवर्स बायसिंग वोल्टेज हम अप्लाई नहीं करते हैं। और जैसे ही फिर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इससे अगर आप कोई भी अगर लोड अगर कनेक्ट करोगे तो इससे करंट का फ्लो होना शुरू होगा। जो इसका वी कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ये VOS बोलते हैं और इसको बोलते हैं ISC। ये जो वोल्टेज और ये जो आई है, ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसीलिए होता है क्योंकि इसके क्रॉस हम लोग कोई भी रिवर्स बायसिंग वोल्टेज या कोई भी फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज अप्लाई नहीं करते, इसीलिए इसका जो VI कैरेक्टरिस्टिक होगा वो किस में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, कल से ग्रेविटेशन शुरू करेंगे।